एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज के इस सेशन में आप कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वन शॉट में। अब वन शॉट का मतलब तो तुम सब समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज के सेशन में आपको कुछ चीजें जो बहुत खास मिलने वाली हैं 2000, जैसे आपको एक तो पूरा फुल टू रिवीजन मिलेगा जिसमें आपकी कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट आर द मेजर एरियाज जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन बना है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड बताने वाली हूँ जो आपके टर्म 1 में या आपके फाइनल एग्जाम के लिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो या टर्म 1 के लिए देख रहे हो, दोनों में ही काम आएगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। और यहाँ पर वन शॉट में हमारा जो फिजिकल एंड केमिकल चैप्टर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसमें हम शुरुआत करेंगे टॉपिक से कि आज हम लोग टॉपिक कौन कौन से कवर कर लेंगे। बिकॉज आपको पूरा गोल क्लियर होना चाहिए कि आज अगर आप इस क्लास को कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ चेंजेस में रिवाइज करेंगे अपना कि कौन कौन से चेंजेस हुआ करते थे। देन हम फिजिकल चेंजेस के पास आएंगे, भाई फिजिकल चेंजेस पे आएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फिजिकल चेंजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा आपको लर्न करा दूंगी अच्छे से, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। इसके बाद में केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट एकदम से बढ़िया से समझाऊंगी। फिर फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस में यानी दोनों में डिफरेंस देखेंगे, जो कि मेजर आई कैन से कि ये आना ही आना है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। फिर आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जिसमें मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू भी डाला है जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी मैं अगर बात करूं तो आप इस सेशन में आज ये चाहते हो कि मैम आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाने हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस द होल सेशन। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। यानी सबसे पहले हम अगर ये समझे कि चेंज क्या होता है, तो चेंज एक बहुत ही बेसिक सा वर्ड है जिसको हमें समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप अपने सराउंडिंग में देखो, आप जब भी अपने आसपास में देखते हो तो बहुत सारी चीजें मल्टीपल वे में चेंज हो रही हैं, मल्टीपल तरीके से चेंज हो रही हैं, मल्टीपल टाइम चेंज हो रही हैं। आप खुद में देखो चेंजेस, कई सारे चेंजेस आते हैं। जब आप 6 मंथ के थे, छोटे से, बिल्कुल छोटे से चुन्नू मुन्नू से, और अब आज थोड़े से बड़े हो गए हो, भाई थोड़ा रौला है आपका, तो दोनों में यानी कि उस फेज में और इस फेज में आने में, उस फेज से इस फेज में आने में काफी टाइम लगा और चेंज हुआ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस और भी होते हैं। जैसे भाई हेयर कट, एक बढ़िया हेयर कट ले लिया, चेंज आ गया, गर्ल्स बॉयज दोनों वी कैन रिलेट, है ना। और इसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, उसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हो। जैसे बलून को आप इस तरीके से प्रेस करते हो तो बलून जो है प्रेस होकर के अलग शेप में बनने लग जाता है। बलून को जब फुलाते हो, हवा भरते हो, तो वो अलग शेप बन जाता है, छोड़ते हो तो वापस उस शेप में आ जाता है। दिस ऑल आर दी चेंजेस। ठीक है, और तुम्हारा जो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, भाई वो भी चेंज होता रहता है, कभी तुम्हारा दुश्मन, कभी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है तो वो तो अलग टाइप के चेंजेस हैं। वो इमोशनल चीजें हम जो है कनेक्ट यहाँ पर करवा नहीं रहे हैं, मैं नहीं करवा रही हूँ, लेकिन हाँ चेंजेस को आप समझ सकते हो जहां पर आपको कोई भी सब्सटेंस चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। अब चेंज कितने टाइप का हो सकता होगा किसी भी सब्सटेंस में, या कोई भी चेंज जो हमारे आसपास दिखाई पड़ रहा है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले है डिजायरेबल, यानी ऐसा चेंज जो डिजायर्ड है, हमें पता है कि वो होना है, हो रहा है, हम मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है, तो हमें क्या मतलब, हो रहा है, डिजायरेबल है, दैट इज नॉट हार्मफुल अस फॉर अस। तो हमें क्या है कि भाई हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिजायरेबल यानी कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो अनडिजायरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं वोल्केनिक एरप्शन, अगर मैं बोलूं अर्थक्वेक, तो भाई अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी। सुनामी आएगी तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी। तो ऐसे चेंजेस जिनके लिए हम रेडी नहीं है, दोज आर अनडिजायरेबल। तो अभी हम इस पर भी बात कर लेंगे। फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एक छोटे से एग्जांपल से मैं यहाँ पर पहले ब्रीफ दूंगी। जैसे आपने बलून को फुलाया, साइज बड़ा हुआ, ठीक है, वापस से आप उसको ओरिजिनल साइज में ले आए, यानी जैसा था वैसा बना दिया, जैसे ही हवा निकाली, तो दैट इज द रिवर्स कंडीशन। रिवर्सिबल उसको बोलेंगे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो पाए, है ना, जो रिवर्स, ऊनो रिवर्स तो तुम जानते ही होगे तो इरिवर्सिबल कौन सा हुआ, जो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट ना आ पाए। जैसे अगर मैं एक कागज को जला डालूं, ठीक है, तो अगर एक कागज को जला डालूं तो क्या कागज वापस से आ पाएगा, वो चीजें जो कुछ भी था उसमें, वो क्या वापस से आ पाएंगी, नहीं, वो कागज ही कागज नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, राख, ठीक है, ऐश बन जाएगा जिसमें कार्बन मिलेगा। तो यहाँ पर वही है कि भाई वो ओरिजिनल, बैक टू द ओरिजिनल स्टेट
वी कांट गेट दैट। अच्छा, इसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। एक्सो मतलब रिलीज होना, एंडो मतलब एब्जॉर्ब होना, थर्मिक मतलब हीट, बता चुकी हूं, फिर से बता रही हूं। अच्छा, ये अभी मैं कुछ भी लिख नहीं रही हूं क्योंकि आगे सारी चीजें दी हुई हैं। तो एक्सो और एंडोथर्मिक ये भी चेंजेस होते हैं जिसमें एनर्जी का रिलीज, अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो दीज आर दी टू बेसिक चेंजेस। इसके बाद में फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी समझेंगे साथ में। मैं आई जस्ट एड वन मोर चेंज, that is called periodic and non-periodic. Periodic and non-periodic. Even you can add one more. ठीक है, even you can add one more like natural change जो naturally हो रहे हैं and man-made change. Got it? तो दीज आर दी सम चेंजेस जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट हमें कुछ ही को स्टडी करना है और ये देखना है कि क्या सच में वो ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं, क्या हम उन्हें समझ सकते हैं, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देम। अब देखो, सबसे पहले जैसे अगर हम समझना चाहें डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस को, ठीक है, बहुत प्यारा सा यहाँ पर एक पिक्चर है, इससे हम लोग समझ लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये यहाँ पर आपको फ्रूट्स दिखाई पड़ रहे हैं, डिजायरेबल जैसा फ्रूट्स का पकना, है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जब पकेंगे तभी तो हम खा पाएंगे, तभी तो हमें जूसी लगेंगे वो। तो डिजायरेबल चेंज हुए कि नहीं हुए, तो चेंज वी वांट एंड आर यूजफुल टू अस, उनको हम कहेंगे डिजायरेबल। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेट होना, कर्लिंग ऑफ मिल्क फॉर द चीज। एंड अनडिजायरेबल में क्या आ जाएगा, जो हमारे लिए हम नहीं चाहते और हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे, तभी हम नहीं चाहते, तो हार्मफुल होते हैं। जैसे रोटनिंग ऑफ फ्रूट, खराब होना, ठीक है, कर्लिंग ऑफ मिल्क, खराब फल कोई खाएगा, कोई फ्रूट नहीं खाएगा ऐसा। कर्लिंग ऑफ मिल्क मेंट फॉर ड्रिंकिंग, जो दूध पीना था वो खट्टा हो जाना, उसका रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग हो जाना। तो दीज आर सम चेंजेस जिसको हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये हो। अच्छा, इसके बाद में रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, है ना, सॉरी इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल चेंजेस जो मैंने अभी बताए, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। जैसे आपने आइस को फ्रिज में रखा था, आइस को बाहर निकाल करके छोड़ दिया, तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया, पहले वो कम टेम्परेचर पे था, तो अब वो इट गेट्स नाउ इट इज गेटिंग मेल्ट। तो अब क्या होगा, वो पिघलना जब स्टार्ट होगा तो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। बट इफ वी चेंज द कंडीशन, लाइक हम फिर से उसको उसी फ्रीजर में रख दें, तो वो फिर से फ्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कूलिंग, है ना, बिकॉज ऑफ द वेरी लेस टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, दीज ऑल आर द रिवर्सिबल बिकॉज ये वापस से बैक टू द ओरिजिनल स्टेट आ सकता है। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्स्टिंग ऑफ बलून, कुकिंग ऑफ एन एग, क्या वापस से अपनी रॉ फॉर्म में आ पाएगा, तो यू अंडरस्टैंड कि नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, द वर्ड एक्सो मीन्स रिलीज होना, ठीक है, ये बहुत इजी सा पोर्शन है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और एंडो मीन्स, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आएगा नहीं, एब्जॉर्ब, ठीक है, यहां से आएगा। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक ऐसी चीजें जहां पर हीट निकल रही हो। अब भैया हीट कहां से निकलती है, हाँ हीट कहां पर निकलती है, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी कहां हो जाती है, जब तुम कहोगे मुझे गुस्सा आता है, नहीं, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम केमिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। जैसे तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल जब जलती है तो हीट प्रोड्यूस करती है ना, क्योंकि कैंडल में वैक्स होता है, वैक्स जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वाटर वेपर निकलता है यहाँ पे। तो ये हमारे एक्सोथर्मिक हो गया, है ना। अच्छा, और किसमें एनर्जी चाहिए होती है, हीट किसमें चाहिए होती है, बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें हीट चाहिए होती है। तो अगर आप सिंपल सा कंबशन का भी एग्जांपल लो, तो कंबशन में क्या होता है, कंबशन में भी हीट जो है चाहिए होती है। आई मीन हीट चाहिए का मतलब ये है, यहाँ पे दो चीजें मैं कैटेगराइज करूंगी। कंबशन में क्या हो रहा है, हीट दी जा रही है और फिर फ्यूल बर्न हो रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कहना चाह रही हूं। तो जहां एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, अब हीट कहां पर एब्जॉर्ब की जाएगी, कहां नीड हो रही है, एब्जॉर्ब होकर के चीजें हो रही हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर नहीं दिया है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो इसके अलावा आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी समझ सकते हो। उसमें क्या होता है
कि सनलाइट की एनर्जी में ही तो पूरी रिएक्शन होती है, हीट एनर्जी में होती है, सोलर एनर्जी में, ठीक है। तो ये हो गया दोनों चेंजेस। इसके बाद में स्लो चेंजेस फास्ट चेंजेस भी होते हैं। अच्छा, वहां पर जो है स्लो चेंजेस फास्ट चेंजेस आपने अगर कैटेगराइज नहीं कर पाया तो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस मैंने लिख दिया। बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द चेंजेस हेयर क्लासिफिकेशन में। तो स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस, स्लो फास्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, वो स्लो होगा वो फास्ट होगा। तो स्लो कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे आप जब 6 मंथ के थे और अब आप जब बड़े हुए हो तो बड़े होने में काफी टाइम लगा, तो एक चेंज जो बहुत स्लो था, है ना, टेक अ लॉन्ग टाइम टू अकर। और चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे, और फिर वो जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो धीरे 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 कन्वर्ट होने लग जाते हैं फ्यूल में, ठीक है, जिसको कहते हैं कोल और ये आपका नेचुरल फ्यूल जो होते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। चलो, इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो द स्लो चेंज। इसको भी होने में 6 मंथ एटलीस्ट मंथ्स ऑफ कपल ऑफ टाइम लग जाता है। तो हैपन क्विकली। फास्ट चेंजेस जो होते हैं वो बहुत जल्दी से होते हैं, जैसे बस्टिंग ऑफ क्रैकर, बर्निंग ऑफ पेपर, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये हमारे कैसे चेंजेस हो गए, ये बहुत जल्दी जल्दी वाले चेंजेस हो गए जो हुए और हमें एकदम से पता भी नहीं चला, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल एंड मैनमेड, दीज आर वेरी सिंपल। लाइक जो नेचुरली हो रहे हैं, थ्रू नेचर हो रहे हैं, विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, जैसे इरप्शन, जैसे सुनामी, रेन, दीज आर दी सम चेंजेस, जैसे चेंज ऑफ सीजन, अर्थक्वेक, डे एंड नाइट, ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारा इसमें कोई एफर्ट नहीं है, बट मैन मेड में हमारा एफर्ट है, जैसे बिल्डिंग अ हाउस, मेकिंग अ चपाती। आप देखते हो स्कूल जाते समय कोई ऐसी जगह जहां पर पहले कुछ भी नहीं था, जंगल जंगल, कुछ महीनों बाद वहां पर एक बिल्डिंग बढ़िया सी खड़ी हो जाती है। तो ये किसने किया, ये हम जैसे लोगों ने, जो लेबर वगैरह होते हैं वो करते हैं काम, ठीक है। इसमें चलो, तो ये आपको समझ में आया। अब यहां तक पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक तक आने पर आपको मैं ये बता दूं, ये जितने भी छोटे छोटे चेंजेस हैं ये बहुत स्पेशल और बहुत स्पेशल इन द सेंस लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ये लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये इजी ज्यादा है, ठीक है। तो पीरियोडिक चेंज और नॉन पीरियोडिक, यहां से तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। तो हैपेंस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब भैया रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कौन सी चीजें होती हैं, जैसे आप देखते हो सुबह उठे, सुबह हुई उठ गए, रात हो गई सो गए, तो सुबह रात, मॉर्निंग नाइट, ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आ ही रहा है, ये ऐसी चीजें हो ही रही हैं। जैसे आपके स्कूल में लंच हर 2 PM पर हो ही रहा है ना, सब जगह अलग अलग टाइमिंग होगी बट फिक्स होगी, ठीक है। चेंज ऑफ डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सीजन, फुल मून, न्यू मून, दीज आर सम ऑफ द लाइक चेंजेस जो फिक्स है, होने ही है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, फिक्स्ड है। एक वर्ड याद रखना, फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स रहता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप ये ध्यान रखिए कि नॉन पीरियोडिक कौन से होते हैं, जो फिक्स ना हो, जो कभी भी हो जाए, जो रैंडम हो जाए। तो एक वर्ड को याद रखना, रैंडम वर्ड, रैंडम, जो रैंडम हो जाएंगे। रैंडम क्या होता है, रैंडम बारिश हो सकती है, रैंडम फ्लड आ सकता है, रैंडम सुनामी आ सकती है। तो लैंडस्लाइड, सडन रेन, अर्थक्वेक, थंडर एंड लाइटनिंग, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी चेंजेस जो कि हमारे मैन-मेड चेंजेस होंगे, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दीज एग्जांपल्स आल्सो। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक की बात तो भाई सिंपल हो गई, ज्यादा कुछ एफर्ट आपको लगाना नहीं पड़ा, बिकॉज नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि उसमें क्या हो रहा होगा, करेक्ट है। बट मैं आपको बता दूं कि सिंपल है, बट यहां से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। जैसे आपका अगर फिजिकल और केमिकल चेंज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क कर ही दे रही हूं मैं। इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, स्लो और फास्ट, नेचुरल, मैनमेड और पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ खास हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे कोई चीज इंपॉर्टेंट हो या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हमें उतनी ही एफर्ट के साथ में याद करनी आनी चाहिए। बस हमें ये समझना है यार, जब मुझे पता है कि यहाँ से तो डेफिनेटली आ रहा है, तो उसको तो मैं लिख के देख लूंगा, ठीक है। तो ये आपके बहुत एग्जाम्पल्स अच्छे और बढ़िया है, लाइक ये जो चेंजेस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म 1 पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और नाउ वी आर एंटरिंग, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस को देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी वे में समझा दूंगी मैं। देखो,
फिजिकल चेंज क्या है, सबसे पहले अपने आप से पूछा करो यार फिजिकल चेंज जैसे आपको पहचानने में आया कि मुझे बताओ, एक कंडीशन दे दी कि बर्निंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ, ध्यान से समझना, कटिंग ऑफ वुड। सपोज ये आपके क्वेश्चन में आ गया कि चूज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? बहुत आसान है। आप देखोगे दो चीजें, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें जिनसे आपकी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं चेंजेस की, केमिकल और फिजिकल चेंजेस की, बट मैं तुम्हें जो बता रही हूं इनिशियली वो देखना। आप देखोगे कि बर्निंग ऑफ पेपर, तो सोचो पहले, हर चीज को किताबी भाषा की तरह याद मत करो। बर्निंग ऑफ पेपर यानी पेपर को जलाना, एंड जब पेपर जलता है तो पेपर जल करके कुछ न्यू बना रहा है, यानी पेपर बर्न होकर के ऐश बना रहा है, ठीक है, ऐश कार्बन जिसमें मिलेगा। कटिंग ऑफ वुड, जब कटिंग हो रही है तो वुड का साइज तो चेंज हो जा रहा है, लाइक बहुत बड़ा एक वुडन लॉग है, उसको जब हम कट करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस में बदल जाएगा। बट अपने आप से पूछो क्या क्या कुछ नया फॉर्म हुआ है? नो, नया तो कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ है, इसमें न्यू फॉर्म हो गया है, इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला एक चीज कि सबसे पहले पूछो कि क्या कुछ न्यू फॉर्म हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल चेंज में अगर कोई फिजिकल चेंज है तो उसमें फिजिकल चेंज, देखो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बहुत बार, इसको एक दो बार तो पढ़ ही चुके होगे। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ इसलिए आए हो जिससे फुल टू एकदम रिवीजन हो जाए, इसके बाद मुझे कहीं जाना ना पड़े ना। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होंगे, जहां पे नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, बहुत हाईलाइटेड जो एकदम कैरेक्टर जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको ध्यान रखो, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है, एक चीज ये याद रखेंगे। और अगर केमिकल चेंज है तो इसका उल्टा हो जाएगा, केमिकल चेंज है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यस बिल्कुल सही, कि न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाएंगे। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा, अगर मैं पूछूं विच वन इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आप कहोगे दिस वन बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज एंड दिस वन कटिंग ऑफ वुड इज फिजिकल चेंज। बिकॉज अब देखो यहां पर देखते हैं और भी चीजें कि जो कटिंग ऑफ वुड है इसमें केवल और केवल शेप ही चेंज हो रहा है लकड़ी का, वुड का, और इसमें क्या है, एक न्यू सब्सटेंस जिसको हम ऐश कह रहे हैं फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आते हैं अपने फिजिकल चेंज पे, यानी अब हमें और भी समझना है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, अगर क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया जाए तो क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए खुद को रेडी करना है। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कुछ भी नया फॉर्म नहीं होता, बिल्कुल सही सुना, लेकिन न्यू फॉर्म ना होने के साथ साथ इसमें और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे यू कैन सी कि वहां पर फिजिकल चेंज है या नहीं है। जैसे कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप साइज स्टेट विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। कोई भी न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं होता, लेकिन हमें ये जानने मिलता है कि यार एक जो है ना, इसके न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं होता, लेकिन हमें ये जानने मिलता है, एक मिनट, विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, बट हमें ऑल्सो ये जानने को मिलता है कि यार यहां पर हो क्या रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आने को देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम भी है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, तो वो आपको याद रखनी है, हाँ, हमेशा हमेशा के लिए, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि आइस का मेल्ट होना, तो वाटर तो था, आइस भी वाटर है, मेल्ट हुआ तभी भी, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हुई, तो दिस इज द फिजिकल चेंज, करेक्ट है। चलो एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ठीक है, ये सारे ही क्या है, फिजिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पर शेप साइज और स्टेट का चेंज देखने को मिल रहा है, कुछ भी न्यू फॉर्म नहीं हो रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है कि कुछ भी न्यू फॉर्म ना होना और फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही अभी, बस फिजिकल चेंजेस पे ही अभी हम ध्यान दे रहे हैं, फिर हम आएंगे केमिकल चेंजेस पे। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज किसकी, फिजिकल चेंज की, ना केवल ये लिखने के लिए कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल चेंज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल चेंज, बल्कि आपको ये पहचानने में कि फिजिकल कौन सा है, केमिकल कौन सा है चेंज, उसमें बहुत हेल्प करता है। तो यहां पर देखो, सबसे फर्स्ट जो अभी हम पढ़ चुके हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये एक ऐसा चेंज होता है
ये एक ऐसा चेंज होता है जो टेम्पररी होता है, यूजुअली रिवर्सिबल होता है बाय चेंजिंग कंडीशन। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देंगे, यूजुअली कैसा है, रिवर्सिबल है और टेम्पररी है। Why we called it temporary? Because कोई भी चीज हो रही है वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रही है, पेपर मुड़ रहा है वापस आ जा रहा है, पेपर, हाँ कुछ ऐसे जर्नली लिखा हुआ है, देखो नहीं लिखा यूजुअली, तो टेम्पररी होता है, यूजुअली रिवर्सिबल, टेम्पररी है यानी कि कुछ बनता है और वापस आ जाता है, इसलिए ये चेंज जो है वो कहा जाता है टेम्पररी है। लेकिन रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, रिवर्सिबल यूजुअली मतलब ज्यादातर, तो यूजुअली का मतलब है कि यूजुअली मतलब यानी कि जैसे हमने लकड़ी को काटा तो अब लकड़ी वापस से उसी शेप में नहीं आ पाएगी, बट रही लकड़ी ही, कुछ न्यू फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें कि न्यू फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, साथ में रिवर्सिबल है या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवर्सिबल देखने को मिलेंगे फिजिकल चेंज, बट कुछ टाइम पर नहीं भी मिलेंगे, जैसे क्रशिंग ऑफ केन, तो उसमें तो वो वापस आ जा रही है, लेकिन कटिंग ऑफ द केन या कटिंग ऑफ द पेपर, कटिंग ऑफ द वुड, तो इसमें जो है वो वापस नहीं आएंगे, या ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, तो इसमें वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएंगे, स्टिल दे आर द फिजिकल चेंज, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेज द सेम, केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेज सेम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पेपर था, पेपर है, पेपर ही रहा, लकड़ी थी, लकड़ी है, लकड़ी ही रही, और एनीथिंग, कांच था, कांच है, कांच ही रहा, या एनीथिंग, बर्फ था, आइस था, वाटर बना, तो वाटर था, वाटर है, वाटर ही रहेगा, चाहे उसको उबाल भी दो, ठीक है। अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। मे और मे नॉट चेंज प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, साइज, शेप, कलर और स्मेल। ये जहां तक है ज्यादातर क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज में मे और मे नॉट चेंज प्रॉपर्टी लाइक स्टेट, साइज, ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन में तुम कहीं देखोगे तो बात अलग है, एक्सेप्शनल केसेस, यहाँ पर लिखेंगे मे चेंज, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, मे, या इसको पूरे को हटा दो, चेंजेस इन द प्रॉपर्टी, चेंजेस इन प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, साइज, शेप, कलर और स्मेल, ये आपको देखने को मिलेगा, स्टेट, साइज, शेप, ठीक है। कलर और स्मेल ये भाई एक्सेप्शनल है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट, ठीक है। यहां इसके लिए मे और मे नॉट ऐड कर सकते हैं। मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ चेंज इन एनर्जी का चेंज जहां तक है नहीं देखने को मिलता है, रेयरली, तो यहां पर एनर्जी का चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब फिजिकल चेंज से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई टेल यू। फिजिकल चेंज से सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन, सबसे पहले तो बहुत आसान क्वेश्चन, डिफाइन फिजिकल चेंजेस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, डिफाइन फिजिकल चेंजेस विद एग्जांपल। आपको मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर में एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जांपल्स को समझते हो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। अगर आप एग्जांपल जानते हो किसके फिजिकल चेंज के हैं, स्लो के हैं, फास्ट के हैं, किस टाइप के चेंजेस के क्या एग्जांपल रहने चाहिए, ठीक है। तो डिफाइन फिजिकल चेंज विद एग्जांपल्स। चूज करने आएगा, चूज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस देयर, ठीक है, और ऐसे दे दिया जाएगा, कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, कई सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे, ठीक है, ऐसे आएगा। इसके बाद में और कैसे पूछा जा सकता है, कोई केस स्टडी दे देंगे, केस स्टडी जिसमें आप लोग एकदम घबरा जाते हो, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आपको फिजिकल चेंज अच्छे से आता है, अगर आपको केमिकल चेंज अच्छे से आता है ना, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे, तो बहुत आराम से कर लोगे, है ना। इसी पे बेस्ड देंगे, जैसे कि कोई कैंडल बर्न कर रही है जिसका नाम है शेनॉय ने कोई कैंडल बर्न की, तो उसने ऑब्जर्व किया कि देयर आर सम चेंजेस, तो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस ही ऑब्जर्व। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। कैंडल बर्न होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल बर्निंग वाला, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल चेंज क्योंकि पढ़ लिए हैं तो छोटे छोटे टर्म्स को देखेंगे जिसमें फिजिकल चेंज लगता है, यानी जहाँ पे फिजिकल चेंज ही हो रहे हैं, बस हो क्या रहा है वहां पर एक अलग टाइप के प्रोसेसेस को हम देख रहे हैं। जैसे डिसॉल्विंग, तो डिसॉल्विंग क्या है, डिसॉल्व मतलब किसी चीज में डिसॉल्व करना, किसी सॉलिड को, जैसे सॉल्ट को, शुगर को, जो कि डिसअपेयर हो जाती है किसी लिक्विड जैसे वाटर में, टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, दिस इज द फिजिकल चेंज। इसके बाद आएंगे तो मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है, अ सॉलिड टर्न इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग, इसको मेल्टिंग कहते हैं। आइस मेल्ट इनटू वाटर एट रूम टेम्परेचर, दीज आर दी
जो कि सम फिजिकल चेंजेस के ही टर्म है, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होती है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। बहुत आसान आसान टर्म्स हैं कि क्लास 6 में आप पढ़कर आए हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। डिसॉल्विंग क्या होता है? सोलिबिलिटी, आई मीन सोल्यूबल होना, किसी चीज में डिसॉल्व हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्ट होना, और मेल्ट क्या? जैसे कि कोई भी सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, और कब होगा? हीट देने पे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीजिंग क्या है? फ्रीज होना। फ्रीज कब होगा? जब लो टेम्परेचर होगा, तभी तो हम फ्रीज में रखते हैं सारी चीजें। तो द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट, है ना, लिक्विड से सॉलिड में जाना ऑन कूलिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग, या उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? the temperature at which a liquid start changing into, at the temperature at which, जहां पर वो स्टार्ट कर देगा फ्रीज होना, है ना, at a given pressure is called the freezing point, वही उसका freezing point हो जाएगा। सेम फॉर द बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, अभी बताऊंगी। एग्जाम्पल, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू द आइस, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे इट गेट्स स्टार्ट, इट इज गेटिंग लाइक मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? चलो इसके बाद में बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर ऑन हीटिंग। तो हीट कराया तो क्या होगा? वाटर जो है चेंज होगा वाटर वेपर में, ठीक है। जैसे ही आप हीट करोगे तो होता क्या है? वाटर वेपर में स्टार्ट हो जाता है चेंज होना। ये क्या है? वाटर वेपर, आपने देखा होगा ये, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने ये देखा होगा। और ये क्या है? वाटर। तो ये वाटर से वाटर वेपर में चेंज होना बाय गिविंग हीट। तो ये क्यों हो रहा है? हीट देने पे। तो इसी को ही कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज है, आप इवेपोरेशन भी पढ़ते हो और बॉइलिंग भी पढ़ते हो, तो आपसे कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको एग्जाम के लिए रेडी रहना है ना, तो इसी तरीके से पढ़ना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन यहां से तैयार करो। कैसे करोगे भाई? बॉइलिंग क्या होती है? लिक्विड टर्न इनटू वेपर ऑन हीटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका? दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर जिस पे अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वही होता है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इवेपोरेशन क्या है? अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट पहले ही क्या हो जाएगा? इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग हीट। तो दैट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग इवेपोरेशन में डिफरेंस है। यानी बॉइलिंग कब हो रही है? बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है जिसमें पानी पूरा उबल जा रहा है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक ऐसे कह सकते हो कि आप सरफेस पे क्या हो रही है, वो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। वो पहले ही वाटर वेपर बनना स्टार्ट कर दे रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं इवेपोरेशन, बिकॉज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो चीज, ठीक है। उन्हें 100 डिग्री सेल्सियस की नीड नहीं है। एग्जाम्पल, बॉइलिंग वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द क्लाउड, ठीक है। नहीं, क्या है? वाटर इवेपोरेटिंग टू फॉर्म क्लाउड, ठीक है। क्योंकि जब क्लाउड बनते हैं तो होता क्या है? जो वाटर बॉडीज होती हैं, सन की हीट जब उन पर पड़ती है तो इवेपोरेट होती है, वहां से पानी इवेपोरेट होता है और ऊपर जाकर के एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है? कूल मिलता है, और ऊपर जाकर के वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर के वो क्रिस्टल्स बनाता है, आइस क्रिस्टल्स वगैरह बन करके वो इकट्ठा कलेक्ट होने लग जाते हैं, क्लाउड बनते हैं। और जब वो बहुत हैवी हो जाता है तो एज अ रेन जो वाटर है वो नीचे वापस आता है अर्थ पे, ठीक है। चलो कंडेंसेशन पर आते हैं। अब कंडेंसेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फिनोमेना। आपने देखा होगा वाटर के ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ये वाटर के वजह से ड्रॉप्स हैं। नहीं, देखो पानी आप कोई भी कूल ठंडा एकदम चिल्ड वाटर लेकर के आए, या कोई चिल्ड कोल्ड कॉफी, या फिर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेकर के आए, तो होता क्या है कि वो जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा कूल होती है। सरफेस इज वेरी कूल। सरफेस कैसी होती है? कूल होती है। और आसपास में जो वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर मौजूद है, तो जो आसपास में सराउंडिंग में ऑलरेडी जो वाटर वेपर मौजूद होता है, वाटर वेपर वो इसके कांटेक्ट में आता है सरफेस के। भाई वो तो है ही सराउंडिंग में। तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है तो एक्चुअल में पहले तो वो कैसा होता है? वार्म होता है, ठीक है। बट इस पे आकर के वो
कलेक्ट होने लग जाता है और वाटर की ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती हैं। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्यों बन रही हैं, कैसे बन रही है, समझ में आया? एंड यही प्रोसेस होती है कंडेंसेशन, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। वेपर टर्न इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, एग्जांपल जैसे वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ कोल्ड ग्लास। तो ये हमारा हो गया कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के बाद में आता है सब्लिमेशन, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन है क्या ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जैसा आप देखते हो इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन में आपने देखा था कि कैसा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनती है ऑन हीटिंग, है ना, ऐसे मैं बना सकती हूँ। ठीक है, ये डेल्टा का जो साइन है इसको हीटिंग के लिए, हीट के लिए यूज करते हैं फिलहाल। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है। लेकिन ये जो सब्लिमेशन होती है, ये इन प्रोसेसेस में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या करवाते हैं, ये एक्चुअल में सीधा सॉलिड से लिक्विड नहीं बल्कि गैस बन जाते हैं। कब? जब हम हीट कराते हैं। तो ऐसी जो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये सब नहीं करवाते, ये कुछ टाइप के सब्सटेंस कराते हैं जिनको कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो देखो, अ सॉलिड टर्न डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट बिकमिंग लिक्विड, एग्जाम्पल नाफ्थलीन बॉल्स, आयोडीन क्रिस्टल्स, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा आप एक चीज जरूर लिखो, ड्राई आइस, ठीक है, कैम्फर। अच्छा, एक और चीज है कि ड्राई आइस को हम सॉलिड CO2 भी कहते हैं, सॉलिड CO2, ठीक है, गॉट इट। चलो, तो अब यहां पर आ चुके हैं हम केमिकल चेंज और अपना लास्ट टॉपिक, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। अब केमिकल चेंज क्या होता है और साथ में बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन कौन से चेंजेस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें। जैसे अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो हम अपनी स्लाइड पर जाते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि फिजिकल चेंज क्यों फिजिकल चेंज था, क्योंकि उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। बट अगर हम बर्निंग ऑफ पेपर पे ध्यान दें तो बर्निंग ऑफ पेपर क्यों केमिकल चेंज था, क्योंकि उसमें ऐश फॉर्म हो रही थी, उसमें कुछ न्यू फॉर्म हो रहा था। तो ऐसे चेंजेस जिसमें कुछ न्यू फॉर्म होता है प्लस साथ ही साथ आपको कुछ अदर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, वो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस में दो, जैसे हमने फिजिकल चेंज में दो चीजें याद रखी थी, वैसे ही आप केमिकल चेंज में भी दो चीजें जरूर याद रखेंगे कि क्या भाई उसमें कुछ न्यू फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तो ये याद रखा करो, दूसरा वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो वो देखा करो, ठीक है। तो ये चेक करोगे तभी आपको मालूम पड़ जाएगा, ज्यादातर तो आपको यहीं से ही आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में तो तुम और भी चीजें देख सकते हो, उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉम्पोजिशन जो है फिजिकल में तो नहीं होता लेकिन केमिकल में हो जाता है। भाई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ ना पेपर का, पहले सेलुलोज कहाँ और अब ऐश, ठीक है। चलो, सेलुलोज का ही बना हुआ होता है पेपर। चलो, अब यहाँ पर केमिकल चेंज पर आ जाते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन आपको बहुत लंबी चौड़ी, बहुत ज्यादा उसमें मत फंसे रहना। केमिकल चेंज क्या होता है, अब आप ऐसा समझो, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज होता क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज कंप्लीटली, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है कंप्लीटली, और ये एक टाइप का परमानेंट चेंज होता है, क्योंकि वापस से वो अपनी उस स्टेट में नहीं आ सकता, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो एंड टर्न इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एग्जांपल ले, थोड़े छोटे छोटे वाले पहले, व्हेन बनानास राइपन, ठीक है, व्हेन ग्रीन रॉ बनाना टर्न इनटू येलो, राइप बनानास विद अ डिफरेंट टेस्ट, है ना, डिफरेंट स्मेल, डिफरेंट टेक्सचर। ऐसे ही परमानेंट। अच्छा, यहाँ पर इस पर आने से पहले, कैरेक्टरिस्टिक पे आने से पहले कुछ ऐसे चेंजेस मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे हमारे पास में क्या है, आयरन है ना, आयरन, और हमारे पास सल्फर है। ये आयरन और सल्फर अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल है एक तरीके से, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो सल्फर की अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जब दोनों कंबाइन होते हैं, आयरन सल्फाइड बनाते हैं, तो इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आयरन सल्फाइड की बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है इन दोनों से, ना तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है, ना ही वो ऐसा कुछ सल्फर जैसा प्रॉपर्टी रखता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिल्कुल आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंज का। और केमिकल चेंज के अगर रिएक्शन में एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने सुना होगा, आपकी बुक में भी एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इसका क्या मतलब है
यानी जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो मैग्नीशियम, कोई भी चीज बर्न होगी तो ऑक्सीजन की नीड होगी, तो ऑक्सीजन और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। होता क्या है कि यहाँ पर काफी सारी लाइट भी निकलती है ना, डेजलिंग व्हाइट लाइट भी निकलती है और धुआंधार भी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन है ये क्या आपको बता रही है कि भाई मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो पाउडरी सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो ये मैंने आपको समझाया क्यों, अब मैं इस पर आती हूँ। आपने देखा यहाँ पर भी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन, जैसे आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसकी NaOH से देखते हो रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो NaCl बनता है। ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो। और H2O निकलता है, मैं नाम लिख देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, और वाटर निकलता है। तो कहने का मतलब है कि मैं सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आपने एक चीज अब तक पकड़ ली होगी कि जहां पर भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वहां पर एक चीज और भी हो रही है, क्या, उसी को ही हम रिएक्शन कह रहे हैं। ये क्या हुई, एक रिएक्शन, ये क्या हुई, एक रिएक्शन, यहां पर क्या हुआ, रिएक्शन। तो ये क्या है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज is also called chemical reaction। तो ये आपको याद रखना है कि आप केमिकल रिएक्शन जब बोलते हो तो वहां पे केमिकल चेंज ऑलरेडी हो रहा है, केमिकल चेंज ऑलरेडी हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। आगे चलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपने ऑलरेडी केमिकल चेंजेस को पढ़ लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, यानी हम देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे केमिकल चेंज हुआ है। तो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्लियर है। फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस, क्लियर है। चेंज द नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी यहाँ पे चेंजेस होते हैं, नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम में चेंजेस देखने मिलते हैं। कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल, कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफर हो जाता है न्यू वाले का पहले वाले से, ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज होता है यानी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। चेंज इन मास ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस बट टोटल मास रिमेन्स द सेम। टोटल मास जब आप देखोगे कि जैसे अगर आपने देखा कि मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट बोलते हैं इनको, और ये बना MgO प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है इनमें मास में चेंज तो हुआ, बट ओरिजिनली जब आप टोटल मास देखोगे यानी इसका टोटल करोगे इसका टोटल करोगे तो सेम आएगा, बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो ये समझ में आया। तो चेंज इन मास ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस देखने को मिलता है बट टोटल रिमेन्स द सेम, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आते हैं हाउ टू नो केमिकल चेंज हैज अकर्ड। तो ये तो पता चल गया कि कैसे होते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़े से। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस होगा, वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, गैस निकलेगी, जैसे जब पटाखों को जलाते हो तो गैस है ना, कलर चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। हीट लाइट साउंड आता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, न्यू स्मेल आती है जैसे खाना जब बनता है, ठीक है। तो चेंज इन मास ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस बट टोटल मास, ये तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है कि आपको पता होना चाहिए जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्लांट मेक फूड, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है, कैसे है, जैसे फोटोसिंथेसिस में तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है कि कैसे CO2 और H2O आपस में कंबाइन होकर के ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, है ना, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऑक्सीजन मिलती है बाई प्रोडक्ट में, बट मैं ये कह रही हूँ ये तो समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन कैसे होता होगा। ये जो आप इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो ब्रीदिंग के थ्रू, जब आप इनहेल करते हो ब्रीदिंग प्रोसेस में, इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है और जो आपका ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करती है, उससे रिएक्शन करके उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऑक्सीजन जब अंदर जा रही है तो भाई अपना काम दिखा रही है। तो ये है क्या, एक केमिकल चेंज, ठीक है। चलो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज, जब वहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपने अंदर भेजा है वो फिर वैसा नहीं रह जाता जैसा आपने भेजा था, ठीक है। चलो तो ये हो गया। इसके बाद में कंबशन, मैंने ऑलरेडी बताया था कंबशन क्या है, एक केमिकल चेंज है। प्रोड्यूस हीट और होम्स प्रोड्यूस हीट फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर मेड थ्रू केमिकल चेंजेस। भाई सोप डिटर्जेंट्स ये सभी क्या है, इनको
अलग अलग केमिकल्स का यूज करके बनाया जा रहा है, और वो क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आर एक्सट्रैक्टेड केमिकली। ये जो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। प्योर नहीं होते हैं ये अपने, तो ये इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। तो ये कैसे किया जा रहा है, केमिकली हो पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बर्निंग कैसे पॉसिबल है, बर्निंग केमिकल चेंज, कंबशन देखा था अभी, और सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, हीट एंड लाइट जो है निकलते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल बर्निंग चारकोल लीव्स एश, ठीक है। इरिवर्सिबल होता है, न्यू सब्सटेंस कैन नॉट रिवर्ट टू द ओरिजिनल, इसीलिए हम कहते हैं केमिकल चेंज है। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग में क्या होता है, आयरन फॉर्म्स अ ब्राउन फ्लेकी लेयर जिसको हम रस्ट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, है ना, और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसको आप बोल सकते हो इन मॉइस्ट एयर। तो आयरन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मॉइस्ट एयर में बनाता है जिसको कहते हैं Fe2O3, ठीक है। रिक्वायर ऑक्सीजन एंड वाटर, अ केमिकल चेंज एज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म क्योंकि हुआ, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, सेम पीछे बताया था, फूड का बिल्कुल कॉम्पोजिशन, इंग्रेडिएंट लाइक फ्लोर, यीस्ट, वाटर, ये सब के सब चेंज होने लग जाते हैं, रिवर्ट वापस नहीं आ सकते अपने ओरिजिनल फॉर्म में। अच्छा एक चीज याद रखना, डिजायरेबल है, इरिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक है। मतलब आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि केमिकल चेंज है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसके अलावा कौन से चेंजेस इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेशन ऑलरेडी कवर्ड, फूड ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन, डिजायरेबल है, इरिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक है। ये आप याद रखना, कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि विच सेट इज जस्ट करेक्ट फॉर द गिवन एग्जाम्पल, और दे देंगे डाइजेशन, तो कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन अभी पढ़ा था, तो इसमें ये वाला पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है क्योंकि डिजायरेबल, इरिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है क्योंकि इरिवर्सिबल वापस नहीं आ सकता, डिजायरेबल हम चाहते हैं, हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। कर्डलिंग क्या है, डिजायरेबल है, इरिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक है, ये याद रखिए, बाकी तो आप सब पढ़ चुके हो। आपको पता होगा लिक्विड मिल्क टर्न इनटू अ सेमी सॉलिड कर्ड बाय एडिंग लाइम जूस और विनेगर, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, तो इन दोनों के डिफरेंसेस पे, तो डिफरेंस आपको ऑलरेडी अब यू कैन आइडेंटिफाई, टेम्पररी, परमानेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, composition does not change, composition changes, no new substance form, one more new substances form, one or more new substance form, mass of substance does not change, mass of individual product changes but total mass same, ठीक है। reversible by simple method, ठीक है, cannot be reversed, नॉट ऑलवेज accompanied by heat or light, बट वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। रिवर्सिबल बाय सिंपल मेथड लाइक बॉइलिंग, इवेपोरेशन, ओके। चलो तो ये समझ में आ गया है। अब फाइनली हमारा जो एक लास्ट टॉपिक है दैट इज दी, कि अगर आपको ये दिया जाए केस स्टडी में अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, या इन बर्निंग कैंडल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर्ड। तो यहाँ पर दो टाइप के चेंजेस होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से बताऊंगी। दीज टू चेंजेस आर, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, वो कब होता है वो भी मैं बताऊंगी, और एक होता है केमिकल चेंज, वो कब होता है वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आ सकता है। तो कब होता है फिजिकल चेंज, व्हेन वैक्स मेल्ट, वैक्स मेल्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिख दूं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैक्स मेल्ट होकर के वैक्स ही बन जाएगी, तो नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म हियर, इसीलिए वैक्सिंग ऑफ मेल्ट क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो आई थिंक ये तो लिखने की नीड नहीं है कि न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, फिजिकल चेंज इज इनफ फॉर दिस, कि फिजिकल चेंज क्यों है ये, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इसके बाद केमिकल चेंज क्यों है, जब बर्न होती है कैंडल, यानी बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल लिखा हो कहीं पे, या बर्निंग ऑफ वैक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां पर केमिकल चेंज है। कैसे, क्योंकि जब बर्न होती है वैक्स तो ये प्रोड्यूस करेगी लाइक वाटर वेपर, कार्बन सूट, है ना। तो इसीलिए वी कैन से कि यहाँ पर क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। तो आई होप आपको ये याद रहेगा और आप इस पर फोकस कर पा रहे होगे अब, ठीक है। तो मेल्टिंग और बर्निंग दोनों में डिफरेंस है ना, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोथ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल,
ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। डन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये आप मुझे लगा करके दोगे कि आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा जो भी मैंने पढ़ाया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सब्लिमेशन, इसमें से कौन सा सब्लिमेशन डिस्क्राइब करता है, ये मुझे कमेंट में बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, अब आपके सारी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, आई एम श्योर। तो इसको बस अब प्रैक्टिस में ले लो, रिवीजन हो गया है, बढ़िया से कर लो। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय बाय।